नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मजगल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में। और हम ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, वो कर रहे हैं, आपको पता है। और तीसरी यूनिट हमारी चल रही है। 2 यूनिट ऑलरेडी हो चुके हैं। तीसरी यूनिट के जो एक वीडियो है वो अपन डाल चुके हैं, स्टार्टिंग अपन कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा देखिएगा। एज अ रिवीजन सीरीज आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हमारी बुक आती है, आपको पता है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए बुक निकाली है हमने, साइंस बायोलॉजी के लिए, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और 180 क्वेश्चन आपको टीचिंग मेथड के देखने मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज भी हैं, और साथ में साथ अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देखने मिल जाएंगे। टोटल 1500 क्वेश्चन का समावेश इसमें रखा गया है। साथ ही साथ इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है बिल्कुल पीछे, और आंसर की बिल्कुल क्वेश्चन जहाँ खत्म होते हैं उनके पीछे आंसर की दी गई है। यदि आपको डेमो पीडीएफ देखनी है तो आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पर डेमो पीडीएफ पड़ी हुई है। और टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं अपन। बात करते हैं। देखिए, ये सिलेबस है अपना ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, जिसमें पहली यूनिट अपन कंप्लीट कर ली, सेकंड यूनिट अपन ने कंप्लीट कर लिया, तीसरी यूनिट अपनी चल रही है, जिसमें फर्स्ट वीडियो जो है अपन कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है टैक्सोनॉमी का, जो इसकी क्या क्या मतलब ज़रूरतें पड़ती हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, टैक्सोनॉमी के लिए, वो सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं। अब अपन एनिमल किंगडम की यहाँ पे बात करें, और पहले जो फाइलम्स होते हैं उनमें हम बात करेंगे कौन कौन से फाइलम की। देखिए, चलिए, केवल महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे मैंने रखे हैं, मैं आपको बता दूं। और महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब है मेरा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ऐसा रिवीजन सीरीज आप इसको समझ लीजिए। आपके पास बड़े नोट्स होंगे, उनसे ही इनको बनाया गया है। ठीक है, किस किस की बात करेंगे, तो देखिए, आज हम एनिमल किंगडम में बात करेंगे। फाइला पॉरीफेरा की बात कर लेंगे, निडेरिया और टीनोफोरा, तीन फाइलम को अपन जो है यहाँ पे खत्म कर लेंगे। ठीक है, और आपको पता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस में जो है एनिमल टैक्सोनॉमी बहुत बड़ी यूनिट है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और मैंने केवल ग्रेजुएशन पोर्शन को यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। पहले हमने देखा था, बाद में वापस अपन आ जाते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखना, जंतु जगत जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। सेल के हम बात करें कि भाई कितनी सेल होनी चाहिए, यानी कि सेल के नंबर के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं प्रोटोजोआ और दूसरे होते हैं मेटाजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ की हम यहाँ पे बात करें तो प्रोटोजोआ जो ऐसे हैं, इनमें एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, यानी जिनके पास एक सेल होती है, उनको प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। दूसरे आते हैं मेटाजोआ, जिसके अंदर बहुकोशिकीय जीव आते हैं, यानी ऐसे जीव जिनके अंदर मल्टी सेल्स होती है, मल्टीपल सेल्स होती हैं, उनको अपन बहुकोशिकीय कहते हैं। फिर हम बात करें आगे, तो मेटाजोआ को आगे दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं पैराजोआ और दूसरे होते हैं यूमेटोजोआ। इनकी हम बात करें तो सेलुलर लेवल पे हम देखते हैं कि जिनके अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उनको अपन पैराजोआ के अंदर रखते हैं, और जिनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उसको अपन यूमेटोजोआ के अंदर रखते हैं। ठीक है, यूमेटोजोआ को भी आगे दो भागों में बांटा गया है सिमेट्री के आधार पर। एक होते हैं रेडिएटा, एक होते हैं बाइलेटरिया। ठीक है, रेडिएटा ऐसे होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और बाइलेटरिया ऐसे होते हैं जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने वाली है। यदि हम पैराजोआ की बात करें, जिनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें एक ही फाइलम आता है। वो फाइलम कौन सा है? पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा में केवल सेलुलर लेवल का संग्रहण पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रोटोजोआ जो है अपन कंप्लीट कर चुके हैं, पहली वीडियो हमारी इसके ऊपर ही थी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज हम दोनों की बात कर लेंगे, फाइलम पोरिफेरा को भी निपटा लेंगे, और निडेरिया और टिनोफोरा को भी कंप्लीट कर लेंगे। रेडिएटा का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, तो इन दोनों के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम संघ पोरिफेरा की बात कर लेते हैं। इसके नाम से हम क्लियर कर लें कि भाई पोरिफेरा का मतलब क्या होता है। जो पोरिफेरा है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पोरस और दूसरा होता है फेरो। ठीक है, ये दोनों लैटिन शब्द हैं, पोरस और फेरो। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो है पोरस प्लस फेरो, इससे मिलकर ये शब्द बना है पॉरीफेरा। तो जो पोरस है, यदि इसको इंग्लिश में अपन ट्रांसलेट करेंगे, तो पोरस का मतलब होता है पोर्स। ठीक है, और फेरो का मतलब होता है टू बियर। क्या होता है? टू बियर, यानी कि ऐसे जिनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं, उनको अपन क्या कह देते हैं? पॉरीफेरा कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इनके शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स ऑन बॉडी होते हैं, उन छिद्र को अपन क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इनके अंदर सेलुलर लेवल, सॉरी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या पाया जाता है? तो सेलुलर पाया जाता है, ये हमें पता है। दूसरा, इनकी यदि हम सिमेट्री की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनमें असममिति पाई जाती है, सममिति इनमें नहीं पाई जाती। और ये मराइन होते हैं, यानी कि समुद्री आवास के रूप में हम बात करें तो ये समुद्र में रहने वाले जीव हैं। आगे हम बात करें इनकी डाइजेशन की, तो इनमें डाइजेशन जो है अंतर कोशिकीय पाचन पाया जाता है, यानी कि इनकी कोशिका के अंदर पाचन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इनमें एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट जो लाइन है, ध्यान रखना कि इनकी जो स्पेशल फीचर है, स्पेशल विशेषता है, वो क्या है कि इनके पास कोएनोसाइट कोशिकाएं या फिर कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको अपन कॉलर सेल भी कह देते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो स्पॉन्जोसील में हमें देखने को मिल जाती है। स्पॉन्जोसील क्या होती है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जो कोएनोसाइट है वो स्पंज की विशेष लक्षण है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। ठीक है,
चलिए, हम बात करते हैं अब इनके अंदर एक जो है नाल सिस्टम पाया जाता है जिसे अपन कैनाल सिस्टम कहते हैं या फिर एक्वीफेरस सिस्टम भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो बाहर से चूँकि ये समुद्र में रहते हैं तो बाहर इनकी जो बॉडी होती है वो समुद्र का जो पानी होता है उसके टच में रहती है, फिर वही पानी इनके अंदर आता है, तो अंदर जिस रास्ते से आता है, ठीक है? अंदर जिस रास्ते से आता है और वापस जिस रास्ते से बाहर निकल जाता है, तो पूरा एक सिस्टम बन जाता है जिसको अपन कैनाल सिस्टम कह देते हैं। यानी पानी अंदर आया, अंदर आने के बाद एक गुहा में रुकेगा, रुकने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। इस पूरी नाल बन जाता है, कैनाल बन जाती है, उसको अपन कैनाल सिस्टम कह देते हैं, ठीक है? अब इस कैनाल सिस्टम का मतलब फायदा क्या होता है, तो ये जो सिस्टम होता है ये क्या करता है, फूड एक्वेशन में काम करता है, यानी भोजन ग्रहण भी इसी से होता है, शोषण भी इसी से होता है और उत्सर्जन भी होता है। चूंकि ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन में पाया जा रहा है, इनमें विशेष सिस्टम नहीं है किसी भी चीज़ को ज़्यादा डेवलप भी है, और जो हम बात करें ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो इनमें जो सारी चीज़ें होती हैं वो छोटी-छोटी यानी कि बेसिक चीज़ों से ही होती है। जैसे फूड एक्विजिशन की बात करें या फिर शोषण की बात करें या फिर उत्सर्जन की बात करें, तो इनमें सहायता कौन करता है, तो ये जो कैनाल सिस्टम है वो सहायता करता है, ठीक है? इसमें होता क्या है देखना, हम इनका जो वाटर फ्लो है, वो वाटर फ्लो का जो पाथवे है उसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, बाहरी जल है, इंक्रीजिंग वाटर है वो एंटर करेगा। वो किसके द्वारा एंटर करे थे, वो ऑस्ट्रिया के द्वारा एंटर करेगा, ठीक है? जो कि शरीर पे छोटे-छोटे छिद्र पाए जा रहे थे, हमें पता था। इसके बाद वो स्पंज गुहा में जाएगा, स्पॉन्जियोसील जिसे अपन कहते हैं, जो कि सेंट्रल कैविटी होती है जिसे अपन केंद्रीय गुहा कहते हैं। इसके बाद वो ऑस्कुलम यानी कि एक बड़ा छिद्र होता है जहाँ से कि पूरा पानी जो है बाहर निकल जाता है, बड़ा निकास छिद्र होता है, उसके द्वारा बाहर निकल जाएगा और पानी शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। इस डायग्राम के अंदर आप आसानी से समझ सकते हैं, ये जो छोटे-छोटे पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इन छोटे-छोटे पोर्स को अपन क्या कहते हैं बेटा, ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है? यहाँ से देख रहे हैं पानी जो है सबसे पहले एंटर करेगा, एंटर करने के बाद इन नलिकाओं में होके, ठीक है? इन नलिकाओं में होके यहाँ पे आपको जो ये गुहा दिख रही है, यानी कि ये जो खाली चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, स्पंजोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं या फिर सेंट्रल कैविटी कह देते हैं। अब यहाँ पे जो आपको छोटी-छोटी ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये जो सेल्स दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स कहते हैं या फिर कोएनोसाइट कोशिकाएँ हैं। जिन कोशिकाओं की हम यहाँ पे बात की थी कि स्पंजोसील को आश्रित करती हैं, यानी कि यहाँ पे पाई जाती हैं, ये कोएनोसाइट कोशिकाएँ होती हैं और एक कोशिका कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, ठीक है? इसमें होता क्या है, बीच में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे कॉलर बनी हुई है और बीच में से फ्लैजेलम निकल रहा है जहाँ से कोइनोसाइट बाहर निकलता रहता है, ठीक है? इस तरह की कोशिकाएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब होगा क्या, बाहर से पानी एंटर करेगा, सबसे पहले पानी एंटर करने के बाद ये जो मीसोग्लिया यहाँ पे भरा हुआ है इसकी हम आगे बात करेंगे, और इसमें से होता हुआ कोइनोसाइट के बीच में से होता हुआ पानी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि जो भी भोजन के पार्टिकल्स होंगे, जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे, वो इसके अंदर एंटर कर जाएंगे और जो वेस्ट मटेरियल होगा यानी कि जो एक्सक्रीशन जो पार्ट होंगे वो सारा इसके अंदर आ जाएगा और ये पानी ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है? तो ये कैनाल सिस्टम होता है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, तो बेटा स्पॉन्जोसील जो है उसको पेरोगैस्ट्रिक गुहा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे यदि स्पॉन्जोसील नहीं आएगा तो पेरोगैस्ट्रिक गुहा भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, आगे हम बात करते हैं कि इनमें कैनाल सिस्टम जो है अलग-अलग प्रकार का पाया जाता है, नाल तंत्र के प्रकार होते हैं। एस्कॉन होता है पहले नंबर पे, दूसरे पे साइकोन होता है, तीसरे पे ल्यूकोन होता है। इनकी हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर इनको 3 भागों में बाँटा गया है, जो और इसके अलावा हम बात करें कि जो पोजीशन है कोइनोसाइट की, कोइनोसाइट कहाँ पाई जा रही है, उसके आधार पर 3 भागों में बाँटा गया है और फिर लास्ट में हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एस्कॉन जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है? कैनाल सिस्टम की। फिर जो साइकोन है वो थोड़ी-सी उससे कॉम्प्लेक्स हो जाती है और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, जिसे हाईली फोल्डेड कहते हैं, वो कौन-सी है, ल्यूकेन है बेटा, ठीक है? चलिए, कोइनोसाइट की अपन पोजीशन की बात करें तो जो एस्कोन है उसमें स्पॉन्जोसील में पाई जाती है कोइनोसाइट कोशिकाएँ, साइकोन में जो है वो रेडियल कैनाल्स में पाई जा रही हैं और ल्यूकोन की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो कोइनोसाइट है वो कहाँ पाई जाएँगी, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पाई जाएँगी, यानी कि कशाभी की कुछ कक्षों में ये हमें देखने को मिल जाएँगी। यदि एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, इस पूरे चार्ट की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साइफा में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये तो वैसे ही याद हो रहा है, साइफा से साइकोन। इसी तरीके से ल्यूकोन की बात करें तो स्पॉन्जिला में जो है ल्यूकोन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाएगा। ल्यूकोसोलोनिया में कौन सा पाया जाएगा, एक्सकोन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है? सबसे सिंपलेस्ट कैसे है कि यहाँ से पानी आया, ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल गया। ऑस्टियो में सॉरी, जो साइकोन है उसमें क्या होगा, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि पानी जो ऑस्टिया होते हैं उनसे थोड़ा-सा अंदर आता है, अंदर आने के बाद फिर ये जो आपको फोल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है? ये जो फोल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, इन फोल्डिंग्स को अपन रेडियल कैनाल कहते हैं। इनमें पानी चला जाता है, फिर उसमें कुछ फंक्शंस पानी करता है, फिर बाद में आने के बाद कहाँ आता है, स्पॉन्जोसील में आता है और फिर ओपर्कुलम से बाहर निकलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हाईली फोल्डेड जो हैं चैम्बर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोशिकाएँ हमें सॉरी कक्ष जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, तो पानी पहले इन सब में पार होने के बाद फिर स्पॉन्जोसील में आएगा, स्पॉन्जोसील में आने के बाद फिर ओपर्कुलम से बाहर निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने जो है नाल तंत्र के प्रकार की बात कर ली। आगे हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो है स्पंजों में किस प्रकार से होता है, इसको ध्यान रखने की हमारी बारी है। तो देखना, जो स्पंज होते हैं उनमें दोनों प्रकार का जो है रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और
हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी विधि कौन-कौन सी है, तो मुकुलन होती है यानी कि बडिंग होती है और दूसरा जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जेम्यूल होता है। जेम्यूल जो है वो एडवर्स कंडीशंस में बनता है, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बनता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इसमें होता क्या है सुन लो, तो इसके बाहर की तरफ कांटे होते हैं जो कि बाहरी कोई भी जो शिकारी होता है उससे इसकी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा इसमें कोशिकाएँ पाई जाती हैं, वो आर्कोसाइट्स कोशिकाएँ पाई जाती हैं, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और बाहर से एक छोटा-सा छिद्र होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, मैक्रोपाइल कह देते हैं। तो ये जो है ये एक इसका एसेक्सुअल मैं बात करूँ मेथड है इसका रिप्रोडक्शन करने का। इसके बाद बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पाया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तो जो ज़्यादातर स्पंज होते हैं वो कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि उभयलिंगी हो जाते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें इनमें जो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, तो इनमें परनिषेचन होता है यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और जो निषेचन है वो कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। इसके अलावा हम बात करें कि डेवलपमेंट की, तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लार्वा का फॉर्मेशन होगा। लार्वा का फॉर्मेशन होगा, लार्वा का फॉर्मेशन होगा तो कौन कौन से लार्वा, ये हमसे पूछा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि लार्वा जो है पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा या फिर पेरेन्काइमुला, दोनों ही लार्वा किसके हैं आपको ध्यान रखना है, स्पंज के ही दोनों लार्वा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन को एक ही चार्ट के अंदर समझ लिया। आगे हम बात करते हैं, देखना इनके एंडोस्केलेटन के बारे में, यानी कि इनमें जो कंकाल पाया जाता है, जो स्केलेटन पाया जाता है वो अंत्य कंकाल पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, और कंकाल जो है वो मीजेनकाइम के अंदर धसा हुआ रहता है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यह जो है स्पीक्यूल्स यानी कि जो कंटिकाएं होती है या फिर स्पेंजन जो फाइबर होते हैं उनका बना हुआ होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ होता है, तो स्पीक्यूल से या फिर स्पंजन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। स्पीक्यूल्स की हम यहाँ पे बात कर लें तो जो कंटिकाएं होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है या फिर वो सिलिका की बनी हुई हो सकती हैं। और जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि जो कंटिकाएं हैं इनको स्रावित कौन करता है, तो स्क्लेरोब्लास्ट जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो इन स्पीक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं, स्रावित करती हैं कैल्शियम कार्बोनेट को या फिर सिलिका को, उससे किसका निर्माण होता है, मैं बात करूँ कंटिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, और कंटिकाएं जो है वो तीन प्रकार की हो सकती हैं। यदि दोनों तरफ से एक कंटिका है वो नुकीली है या फिर एक ही अक्ष पर उसका विकास हुआ है तो उसको अपन एक अक्षीय कहेंगे या फिर मोनोएक्सोन कहेंगे। यदि एक से ज्यादा अक्ष बन गए हैं और एक से ज्यादा में यदि हम बात करें तीन बन गए हैं तो किसको अपन क्या कहेंगे, ट्राइएक्सोन कहेंगे, यानी इस प्रकार से भी बन सकती है। इसके अलावा हम बात करें पॉलीएक्सोन भी बन सकती है, यानी कि दो से ज़्यादा या फिर तीन से ज़्यादा अक्ष भी उसके अंदर हो सकते हैं। इस चीज़ को भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं पॉरीफेरा का वर्गीकरण। ये जो है ग्रेजुएशन की चीज़ आ जाती है, यहाँ से आपको ग्रेजुएशन का मैटर जो है स्टार्ट हो जाता है। तो पॉरीफेरा के यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो पॉरीफेरा का वर्गीकरण जो है वो कंकाल के फॉर्मेशन के आधार पर किया गया है कि भाई कंकाल जो है किस मटेरियल का बना हुआ है, उसके आधार पर उसको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो क्लास है वो है कैलकेरिया, ठीक है, दूसरा जो क्लास है वो है हेक्सेक्टिनिलिडा, और तीसरा जो है वो डेमोस्पोंजियाई। ठीक है, तो यदि हम इनके स्केलेटन की बात करें, पहले नंबर पे जो स्केलेटन की ही बात कर लेते हैं। जो कैलकेरिया है उसमें जो कैलकेरियस कंटिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, याद भी हो जाएगा, ईजी है। एक्सो एक्टिनिलिडा की हम बात करें तो इनमें जो है सिलिका की पाई जाती है और सिक्स रेज्ड पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि भाई कितने एक्सोन पाए जा रहे हैं, ट्राई एक्सोन पाए जा रहे हैं, मोनो एक्सोन, पॉली एक्सोन, तो हमें यहाँ पे बात करनी है कि कितने पाए जाते हैं, 6 रेज यहाँ पे देखने को मिलती है। इनकी जो कंटिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, हेक्सा एक्सोन होती हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हेक्साएक्टिनिलिडा रखा गया है। अगला आता है हमारे सामने डेमोस्पोंजी। डेमोस्पोंजी का जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्जिन तंतु या फिर सिलिशियस कंटिकाओं या फिर दोनों का बना हो सकता है, यानी कि या तो स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होगा या फिर सिलिशियस कंटिकाओं का बन सकता है या फिर दोनों ही उसमें हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए, यदि हम इनके हैबिटेट यानी कि आवास की बात करें तो जो कैलकेरिया वाले होते हैं ये शैलो मराइन वाटर में देखने मिलते हैं, यानी कि उथले समुद्री जल में देखने को मिल जाते हैं। एक्जेक्टिनिलिडा की बात करें तो ये डीप मराइन में यानी कि गहरे समुद्री जल में देखने को मिलते हैं। डेमोस्पोंजिया की बात करें तो ये मराइन और फ्रेश वाटर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना कि पॉरीफेरा का कौन सा क्लास ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलता है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा है, डेमोस्पोंजिया जो क्लास है वो फ्रेश वाटर स्पंज है। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, सामान्य नाम भी हो सकता है उनका, तो ल्यूकोसिलोनिया और साइकोन है, दोनों किसके अंदर आते हैं, दोनों कैलकेरिया के अंदर आते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक और आता है, वो कौन सा है, स्काइफा, जो हमने पहले पढ़ा था वो भी इसी के अंदर आता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा हेक्साएक्टिनिलिडा। ठीक है, तो इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा, यूप्लेक्टेला है। ठीक है, और यूप्लेक्टेला या फिर इस वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं बेटा, ग्लास स्पंज कह देते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इनको अपन ग्लास स्पंज भी कह देते हैं। ठीक है, इसका कारण क्यों है, क्योंकि इनका जो अंत्य कंकाल होता है वो हेक्साएक्टिनिल होता है और किसकी बनी हुई होती है, उनकी जो सिलिका का बना हुआ होता है। ठीक है, सिलिका का बना हुआ तो थोड़ा सा हमें चमकीला दिखता है, ग्लास जैसा दिखता है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, ग्लास स्पंज कह देते हैं। ठीक है, इनका जो शरीर है वो बेलनाकार हो सकता है, कीपाकार हो सकता है। ठीक है, यदि हम एग्जांपल की बात करें तो यूपेक्टेला हो गया हमारा, और एक कौन सा हो गया इसका, आपका हाइलोनीमा। कौन सा हो गया, हाइलोनीमा।
और एक और होता है इसके अलावा फेरोनीमा। ये 3 एग्जाम्पल हमें यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा सामान्य नाम की बात करें तो यूप्लेक्टेला का जो सामान्य नाम है वो क्या है, वीनस पुष्प की टोकरी है। अगला क्लास के में बात करें तो डेमोस्पोंजिया है। डेमोस्पोंजिया की बात करें तो बाथ स्पंज आता है, जिसको यूस्पोंजिया कहते हैं। स्पॉन्जिला आता है जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है, ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको याद रख लेना है आपको, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक हेलिसार्का नाम का स्पंज भी पाया जाता है, ध्यान रखना, हेलिसार्का। हेलिसार्का नाम का स्पंज है, ये कैसा है, कंकाल विहीन है, यानी कि इसके पास कंकाल नहीं पाया जाता, कंकाल विहीन, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमने जो है पॉरीफेरा को कंप्लीट कर लिया। आगे हम बात करते हैं अगले फाइलम के बारे में। अगला फाइलम हमारे सामने आता है संघ नाइडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा। देखिए, वापस मैं आपको एक बार पीछे ले जाना चाहूंगा, जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन देखा था एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि भाई जो पैराजोआ है वो किसके अंदर आते हैं, पॉरीफेरा, सॉरी पैराजोआ के अंदर पॉरीफेरा आता है। इसके बाद यूमेटोजोआ के अंदर एक वर्ग आता है रेडिएटा, जिसके अंदर निडेरिया या फिर टिनोफेरा दोनों आते हैं। इसी के साथ जो यूमेटोजोआ है, इसका एक और वर्ग होता है जिसके अंदर बाइलेटेरिया आता है, जिसके अंदर बाकी सारे जो है फाइलम्स आ जाएंगे। तो रेडिएटा के अंदर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है। तो पहली चीज़ तो अपने को यही याद हो जानी चाहिए कि निडेरिया या फिर जो सिलेंट्रेटा होते हैं उनके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, उनको हम रेडियल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है। पहले क्या होता था कि ये जो निडेरिया है वो टिनोफोरा है, तो उनको एक ही संघ माना जाता था, सिलेंट्रेटा एक ही नाम दिया जाता, लेकिन बाद में क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। पहले हम निडेरिया की बात कर लेते हैं, या फिर सिलेंट्रेटा, एक ही चीज़ है, दोनों की मतलब एक ही की बात करेंगे, और लास्ट में हम टिनोफोरा की बात करने वाले हैं। निडेरिया शब्द की हम यहाँ पे बात करें, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका जो शब्द आया है वो नीटल वर्ड से आया है, ठीक है। किससे आया, नीटल वर्ड से आया। और नीटल क्या एक प्रकार का पौधा होता है जिसके स्पर्श करने से जो है त्वचा में जलन होती है। आपको पता भी होता है, नीटल का जो डंक होता है उसमें मेथनोइक एसिड पाया जाता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इसमें जो मेन जो चीज़ है, डंक वाली जो चीज़ है जो यहाँ से ली है, इसके अंदर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं बेटा। क्या पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि इसका क्या है, एक स्टेट में बात करूँ, इसका एक स्पेशल फीचर भी है, ठीक है। यदि हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें पता है इनके अंदर ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है, क्योंकि कोशिका का पाया जा रहा था पॉरीफेरा के अंदर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनके अंदर सिमेट्री कौन सी पाई जा रही है, तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, अरियल सिमेट्री पाई जाती है। और यदि हम इनकी आगे हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि द्विकोरीय होते हैं। इनके पास दो लेयर पाई जाती है, पहली होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। इन दोनों के बीच में अकोशिकीय क्या पदार्थ भरा हुआ होता है, मीसोगलिया नाम का पदार्थ भरा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, बाहर की जो परत है वो एक्टोडर्म है, और अंदर की जो परत है वो एंडोडर्म हो गई, और बीच में क्या भरा हुआ है, यहाँ पे मीसोगलिया भरा हुआ है। इसके अलावा एक चीज और आपको दिखाई दे रही होगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अभी हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये भी इसका क्या है, स्पेशल फीचर है। इनके बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर सीलेंट्रोन कहते हैं। इसी सीलेंट्रोन के नाम पर इसका नाम सिलेंट्रेटा रखा गया है, ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करते हैं, इनका जो माउथ होता है वो टेंटिकल से घिरा हुआ रहता है, और गोदा जो है एब्सेंट रहता है, यानी कि इनकी जो ओपनिंग है वो एक ही रहती है, ठीक है। इनकी जो ओपनिंग है वो एक ही रहती है, यही माउथ का काम करता है, यही गुदा का काम करता है, बाकी ये नीचे सबस्ट्रेट से जो है जुड़े हुए रहते हैं। ल्यूकार्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिलेंट्रेटा नाम दिया था। अब हम इसके स्पेशल फीचर की बात करें, सुनना, नाइडेरिया के जो दो विशिष्ट ऐसे लक्षण होते हैं कौन कौन से, सबसे पहला लक्षण तो ये होता है कि इसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जिसको अपन सिलेंट्रोन कहते हैं। इसी सिलेंट्रोन के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, सिलेंट्रेटा रखा गया है, क्योंकि जो सिलेंट्रेन जो शब्द है इसको यदि हम तोड़ेंगे तो सील का मतलब होता है कैविटी, और एंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका मुख्य काम जो है वो पाचन से जुड़ा हुआ है, ये पाचन की गतिविधियों का केंद्र होती है, और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, पक्ष में पाए जाते हैं। दूसरी हम इनके स्पेशल फीचर की बात करें तो इनके पास निमेटोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, नेमेटोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे नीडोब्लास्ट कोशिकाएं भी कह देते हैं। और ये जो है एक तरह से डंक का काम करती है, दंश कोशिकाओं का काम करती है। सामने वाले शिकारी हो गया, अपना बचाव करना हो या फिर किसी का शिकार करना हो, दोनों में इनका उपयोग होता है। तो ये दो फीचर हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, दूसरा इनके पास नेमेटोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। आगे बात करते हैं, इनके पास एक रक्षा तंत्र पाया जाता है, जिसकी हम बात कर रहे थे, इनको नीडोब्लास्ट या फिर नेमेटोसिस्ट कह देते हैं। होता क्या है कि ये कहाँ पाई जाती हैं, तो इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, अभी हमने बात की थी, इनका जो मुख होता है उसके ऊपर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और शरीर की भित्ति पर भी ये क्या होती है, उपस्थित होती हैं। इनके कार्य की बात करें तो इनका कार्य रक्षा का है, शिकार को पकड़ना हो गया, प्री कैप्चर हो गया, और आधार से चिपकना यानी कि एनकरेज हो गया आधार से, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो इसमें विषैला पदार्थ भरा रहता है, जिसको अपन हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। हिप्नोटॉक्सिन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन और फिनॉल, ठीक है। यहाँ पे जो चित्र बनाया गया है ये किसका है, एक नीडोब्लास्ट कोशिका का है। इसमें होता क्या है, सुनना, सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, फिर यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, नेमेटोसिस्ट कैप्सूल है, जिसके अंदर नेमेटोसाइट या फिर नेमेटोसिस्ट जो है वो बनी हुई रहती है। ये धागे जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कॉइल्ड थ्रेड ट्यूब है, यानी कि जो डंक है वो डंक कैसा है, एक धागे के रूप में, कॉइल्ड के रूप में वहाँ पे पड़ा हुआ रहता है इस
कैप्सूल के अंदर होता क्या है, यहाँ पे ओपेरिकुलम है, ढक्कन जैसी संरचना है, और ये जो नीडोसिल है जो कि ट्रिगर का काम करता है, यानी इससे कोई चीज़ टच हो जाएगी तुरंत ये ढक्कन यहाँ से बाहर खुल जाएगा। बाहर खुलने के बाद ये जो स्प्रिंग जैसी संरचना है, फिर धागे जैसी संरचना है, ये बाहर निकल के सामने वाले पर्सन में इंसर्ट कर जाएगी। ठीक है, चलिए इसके मैकेनिज्म भी अपन समझ लेते हैं। होता क्या है, यांत्रिक और रासायनिक उद्दीपन यानी कि मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलेशन से क्या होता है, ये ट्रिगर होता है। और कौन ट्रिगर होता है, नीडोसेल जो है वो ट्रिगर होता है, वो दबता है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, कैप्सूल की जो पारगम्यता है, परमिलिटी है, वो बढ़ जाती है, पानी तेजी से अंदर आना शुरू हो जाता है। और पानी जैसे तेजी से अंदर आता है तो पराशनता में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ढक्कन जो है वो खुल जाता है। खुलने के बाद क्या होगा, जितना भी कुंडलित धागा होता है, थ्रेडेड लाइक जो ट्यूब होती है, वो बाहर निकल शिकार के अंदर धंस जाती है। इन दोनों चित्र में आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे जो है अभी इसको यूज़ नहीं किया गया, ये पहले पिक्चर के अंदर, और दूसरे पिक्चर के अंदर जैसे इसको यूज़ कर दिया जाएगा तो ये ऊपर कुलम यहाँ से खुला, खुलने के बाद तुरंत जो है न्यूरोब्लास्ट कोशिकाएं यहाँ से खुल जाएंगी, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे कांटे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कर जाते हैं, जो भी शिकार होता है या फिर जो भी सामने ऑर्गन होता है उसके अंदर ये धंस जाती है। ठीक है, इसके बाद होता है, इसकी स्पेशल फीचर है कि एक बार धागा निकलने के बाद दंश कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती है, उनको वापस यूज़ नहीं किया जा सकता। यानी एक बार ये जो दंश कोशिका थी इसको यूज़ कर लिया गया, अब ये वापस थ्रेड जो है अंदर नहीं जाएगा, इसमें जो भी काम था वो हो चुका है, अब ये यहाँ से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें हम यहाँ पे, तो निडेरिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, हमें बहुरूपिता देखने के लिए मिल जाती है, जिसका नाम है, पहला होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडिसा। दोनों जो है सेक्सुअल बिहेव पे दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जो सिलेंट्रेटा है उसके दो मुख्य रूप होते हैं, सबसे पहले होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडिसा। इसमें जो पॉलिप होता है वो एक जगह स्थिर अवस्था में रहने वाला जीव है, यानी स्थिर अवस्था में रहने वाली अवस्था है। और दूसरी हम बात करें यहाँ पे तो ये गतिशील होता है, ये गतिशील होता है। ठीक है, देखना पॉलिप की बात करें तो ये बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है और स्थानबद्ध होता है, इनकी सिसाइल होता है, फिक्स होता है। इसमें होता क्या है, मुख जो है ऊपर की तरफ होता है, स्पर्शक मुख के ऊपर पाए जाते हैं। अगले हम बात करें तो ये कौन सी फॉर्म है, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि ये एसेक्सुअल फॉर्म होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिलेंट्रेटा में पॉलिप कौन सी फॉर्म होती है, तो ध्यान रखना एसेक्सुअल फॉर्म होती है। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा हो गया, एडमशिया हो गया। ठीक है, मेडुसा की हम बात करें तो ये छतरीनुमा होता है, अम्ब्रेला शेप होता है और फ्री स्विंग होता है, यानी कि आसानी से तैर सकता है, ये गतिशील होता है। इसमें होता क्या है, मुख जो है नीचे की तरफ हो जाता है, माउथ जो है डाउनवर्ड्स हो जाता है। ठीक है, और एक और मुख होने के कारण इसमें दो तल बन जाते हैं, एक होता है मुखीय तल और दूसरा होता है अपमुखीय तल, यानी कि एक होता है ओरल सर्फेस और दूसरा होता है अब ओरल सर्फेस। ठीक है, इसी चीज के आधार पर हम इसको बायलेटरल सिमेट्री के अंदर रखते हैं। ये जो रूप है ये कौन सा है, सेक्सुअल फॉर्म है, ध्यान रखना। और पॉलिप जो है कौन सी, एसेक्सुअल फॉर्म है। इसमें जो है गोनाड्स उपस्थित रहते हैं। उदाहरण की बात करें तो ओरेलिया इसका जो है बेस्ट एग्जांपल होता है, जेलीफिश भी जिसे अपन कह देते हैं। आगे हम बात करते हैं मेटाजेनेसिस, ध्यान रखना ये भी किसका फीचर है, ये भी सिलेंट्रेटा का फीचर होता है। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी अपने इसे कह देते हैं। होता क्या है कि एक ही जीवन चक्र में अलैंगिक पॉलिप और लैंगिक मेडुसा अवस्थाओं का एकांतरण होना, यानी कि जनरेशन जो है उसका अल्टरनेशन चल रहा है, कि एक बार पॉलिप स्टेज आएगी, फिर अगली बार मेडुसा आएगी, फिर अगली बार पॉलिप आएगी, फिर अगली बार मेडुसा आएगी, यानी कि अल्टरनेशन में जो चीज़ें चल रही हैं और एक ही जीवन चक्र में सारी चीज़ हो रही है, इसको अपन क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कह देते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, होता क्या, सबसे पहले जैसे अपन पॉलिप से स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये एसेक्सुअल फॉर्म है, हमें पता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, बडिंग के द्वारा किया, किसी के द्वारा किया, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बन जाएगा, मेडुसा बन जाएगा। मेडुसा वापस क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, गैमीट्स बनाएगा, गैमीट्स बनने के बाद इनमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद जो लार्वा बनेगा, ध्यान रखना प्लेन्युलर लार्वा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो प्लेन्युलर लार्वा इनके अंदर बनेगा, इसका मतलब इनके अंदर डेवलपमेंट कौन सा हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। और वापस जो है प्लेन्युलर लार्वा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलिप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ही चीज के अंदर, यानी एक ही लाइफ साइकिल के अंदर जो जनरेशन है हमने दोनों देख ली, सेक्सुअल जनरेशन भी देख ली, एसेक्सुअल फॉर्म भी हमने देख ली, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह देते हैं। इसका जो एग्जांपल है सबसे बढ़िया वो कौन सा है, ओवेलिया सीफर जिसे अपन कह देते हैं। ठीक है, ओरेलिया का अपन जीवन चक्र देख लेते हैं, देखना जिसे मून जेली भी कहते हैं अपन। तो ये जो है संग निडेरिया का जंतु है। इसके अलावा यदि हम क्लास की बात करें तो स्पाइरोजोआ के अंदर आता है ये। इसकी जो मुख्य अवस्था है वो कौन सी होती है, मेडुसा होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑरेलिया की मुख्य अवस्था कौन सी होती है, तो मेडुसा होती है, यानी मेडुसा जो है डोमिनेंट होता है। पॉलिप अवस्था जो होती है उसकी रेड्यूस होती है। होता क्या है, देखना लार्वा के पथ की हमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एडल्ट मेडुसा है, और हमें पता है मेडुसा फॉर्म जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो ये क्या करेगी, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या बनेगा, प्लेन्युलर लार्वा बनेगा। प्लेन्युलर लार्वा आगे चल के जब डेवलप होगा तो किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, स्काइफिस्टोमा के अंदर डेवलप हो जाएगा, जो कि हाइड्रा लाइक पॉलिप हमें दिखाई देगा। इसके बाद जो हाइड्रा लाइक पॉलिप होता है इसमें जो है ट्रांसवर्स फिजन होगा। ध्यान रखना, इसमें ट्रांसवर्स फिजन का मतलब क्या है कि अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, यानी फिर अनुप्रस्थ जो है इसमें रिप्रोडक्शन होगा। इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ से इफाइरा लार्वा बनेगा। इफाइरा लार्वा जो है वो वयस्क होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से मेडुसा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखी, मेडुसा जो है बीच में पॉलिप बना, पॉलिप बनने के बाद वापस क्या बन गया, यहाँ पे एडल्ट बन गया। और पॉलिप में हमने जो ट्रांसवर्स फिजन देखे थे, ट्रांसवर्स फिजन जो है एक प्रकार का कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, एफाइरल लार्वा जो है वो हाईली स्पेसिफिक है किसके अंदर, स्काइफोजोन्स के लिए। ठीक है,
चलिए आगे हम बात करते हैं प्रवाल भित्ति। अगली जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन होती है सीलन डेटा की वो कौन सी है? प्रवाल भित्तियां होती है। प्रवाल भित्तियां होती क्या है तो सुनना। प्रवाल जो है जो कोरल्स हैं वो मुख्य रूप से एंथोजोआ वर्ग के अंदर आती हैं और ये कैसे हैं? समुद्री जीव हैं। इनके अंदर कोई भी मेडुसा हमें देखने को नहीं मिलती है। ये हमेशा कॉलोनी बना के रहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल जो है वो स्रावित करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये जो है इसकी पॉलिप स्टेज है और ये जो है इसकी कोरोलाइट है। कोरोलाइट ये वही है जो इसने अपने अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावित किया है। प्रत्येक प्रवाल जीव को पॉलिप कहते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। पूछा जा सकता है कि जो कोरल रीफ होता है उसका मेन जीव कौन सा है तो वो पॉलिप स्टेज में है। ठीक है। और पॉलिप के कंकाल को क्या कहा जाता है? कोरेलाइट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इनके बारे में कि इन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है और उच्च जैव विविधता का ये केंद्र होते हैं। यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल जाती है। आगे हम प्रवाल भित्ति के प्रकार की भी बात कर लेते हैं। सुनना तो इसमें डार्विन का जो अवतलन सिद्धांत है, डार्विन का सब्सिडेंस थ्योरी यहाँ पे काम आती है। तो 3 प्रकार के जो है प्रवाल भित्ति कोरल रीफ पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है झालरदार प्रवाल भित्ति, फ्रिंगिंग रीफ जिसे अपन कहते हैं। ये क्या होता है? तट के बिल्कुल समीप पाए जाते हैं और द्वीप जो है उथला हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? यहाँ पे फ्रिंगिंग रीफ हमें देखने को मिल रही है। और जो कोरल है वो यहाँ पे जम जाते हैं, पॉलिप स्टेज होती है आपको पता है, और यहाँ पे उनका जमाव हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो स्रावित करते रहते हैं। दूसरी आती है अवरोधक प्रवाल भित्ति जिसे अपन बैरियर रीफ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। यहाँ पे होता क्या है? द्वीप के डूबने से तट और प्रवाल के बीच में लेगून बन जाता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? ये जमाव हो रहा है किसका? कोरल रीफ का यहाँ पे जमाव हो रहा है और यहाँ पे बीच में किसका निर्माण हो गया? लेगून का निर्माण हो गया। बाकी दोनों तरफ पानी है। ठीक है। अगले होते हैं कौन से? एटल, जिसे अपन कोरल आइसलैंड भी कहते हैं। द्वीप क्या है? पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है, केवल वलयाकार प्रवाल जो है रिंग लाइफ रीफ यहाँ पे बचती है। होगा क्या? यहाँ बीच में जो द्वीप था वो बिल्कुल दब गया, बिल्कुल यहाँ पे दब गया। दबने के बाद क्या होगा? यहाँ पे चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई और रिंग लाइक स्ट्रक्चर किसकी है? कोरल रीफ की है। और बीच में जो है झील बन गई, लेगून बन गया। ठीक है। तो जो आगे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इनकी? द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर लार्जेस्ट बैरियर रीफ है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है जो वेरियर रीफ है जो कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलती है, वो लार्जेस्ट वेरियर रीफ है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निडेरिया का वर्गीकरण देख लेते हैं एक बार। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके हम वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखना 3 क्लासों के अंदर इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले होता है हाइड्रोजोआ, दूसरा होता है स्काइफोजोआ और तीसरा होता है एंथोजोआ। हम इनकी डोमिनेंट स्टेज की बात कर लेंगे, मीजोगलिया प्रेजेंट होगा या किस किस प्रकार का उसकी बात कर लेंगे और लास्ट में एग्जांपल हमारे सामने आ जाएगा। यदि हम सबसे पहले हाइड्रोजोआ की बात करें तो इनमें डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है? तो दोनों ही डोमिनेंट होती है इसमें। ठीक है। इसमें पॉलिप जो है वो प्रमुख रहता है और मेडुसा जो है साधारण रहता है, लेकिन पाए दोनों ही जाते हैं। ठीक है। और मेटाजेनेसिस हमें देखने को मिल जाती है हाइड्रोजोआ के अंदर। इसके बाद मीजोग्लिया की बात करें तो यहाँ पे ए सेलुलर प्रकार का मीजोग्लिया पाया जाता है। मीजेंट्री जो है यहाँ पे एब्सेंट रहती है और जो गोनाड्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एक्टोडर्मल होते हैं। ध्यान रखना। ठीक है। यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ओवेलिया इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है और फाइसेलिया जो है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। फाइसेलिया को क्या कहा जाता है? पुर्तगाल युद्ध का आदमी कहा जाता है, फिर पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा आता है हमारे सामने कौन सा? स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में जो है मेड्यूसा डोमिनेंट होता है। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके अलावा हम इसके मीजोग्लिया की बात करें तो मीजोग्लिया जो है कोशिकीय होता है, जिलेटिनी होता है, इनके सेलुलर और जिलेटिनियस होता है। यदि हम इनके गोनाड्स की बात करें तो वो एंडोडर्मल होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ओरेलिया जिसे अपन जेलीफिश कहते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल है, वो कौन सा है? राइजोस्टोमा। राइजोस्टोमा भी क्या है? इसका एग्जाम्पल होता है। तीसरी क्लासिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करें तीसरी क्लास की तो वो कौन सा होता है? एंथोजोआ होता है, जिसमें कौन सी स्टेज रहती है? केवल पॉलिप स्टेज यहाँ पे पाई जाती है, मेडुसा जो है एब्सेंट रहती है। ठीक है। यदि हम इसके गोनाड्स की बात करें तो गोनाड्स कैसा होता है? वो भी एंडोडर्मल होते हैं। इसमें जो मीजोगलिया होता है वो कैसा होता है? कोशिकीय होता है, इनकी सेलुलर होता है। ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सी एनिमोन जिसे एडमशिया भी कहा जाता है और कोरल्स जो है इसके एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमारा सीलेंट्रेटा जो फाइलम है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला फाइलम आ रहा है हमारा कौन सा? टीनोफोरा, जिसे अपन सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलीज भी कह देते हैं। टीनोफोरा जो है वो सेकेंड क्लास है या फिर मैं बात करूँ दूसरा संघ है किसका? जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडिएटा का दूसरा फाइलम है। ध्यान रखना। इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं यानी कि इसके जो सदस्य होते हैं फाइलम के, वो कंघी के समान 8 संरचना वाले होते हैं। इनका जो नाम है वो इसीलिए रखा गया है कि टीनोज। ठीक है। टीनोज, टीनोज का मतलब होता है कॉम्ब प्लस जो फोरोज है। ये क्या है? लैटिन शब्द है। टीनोज और फोरोज दोनों के लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है वियरिंग। यानी कि कॉम्ब जैसे यानी कंगे जैसी संरचना इनमें हमें देखने को मिल जाती है, इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं? टीनोफोरा कह देते हैं। ठीक है। अब ये जो कंगी के समान जो 8 संरचनाएं हमें देखने को मिल रही है इसको अपन क्या कहते हैं? टीन्स कहते हैं। ध्यान रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं तो ये भी कैसे हैं? समुद्री जीव होते हैं और विशुद्ध रूप से समुद्री होते हैं। एक्सक्लूसिवली कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। इनकी समिति कैसी होती है? तो रेडियल सिमेट्री होती है और रेडियल में भी कौन सी होती है? बाई रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है। द्विएरीय समिति हमें देखने को मिल जाती है।
आगे हम बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि द्विकोरकीय होते हैं, इनके पास 2 लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो इनमें जो है निमेटोसिस्ट एब्सेंट रहती है, ध्यान रखना, इनके अंदर दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इनको एनिडेरिया भी कहा जाता है कई बार। गति के लिए यानी कि जब ये मोशन करते हैं तो उसके लिए 8 सिलिया युक्त अंकत पट्टियां पाई जाती हैं, कॉमो प्लेट्स पाए जाते हैं, वो मैं बता दिया था, उनको अपन क्या कहते हैं बेटा, टीन्स कह देते हैं। इन पट्टियों को क्या कहते हैं, टीन कहते हैं, तो इन्हीं के नाम पर इनका क्या रखा गया, टीनोफेरा नाम रखा गया है। इनको सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, कॉम्ब जेली भी कहा जाता है, या फिर सी कॉम्ब भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कभी भी कॉलोनी बना के नहीं रहते हैं, ना ही इनमें पॉलिप जैसी स्थानवश अवस्था पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो शिकार पकड़ने के लिए विशेष प्रकार की कोलोब्लास्ट कोशिकाएं इनमें पाई जाती है, जिसको अपन लास्टो सेल भी कह देते हैं। इसके अलावा इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बायोल्यूमिनेसेंस भी पाया जाता है, यानी कि ये रात में चमकते हैं, और इस चीज को अपन क्या कहते हैं, जैव संदीप्ति भी कह देते हैं। पाचन इनमें दोनों प्रकार का पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। यहाँ पे आपको प्लूरोब्रैंकिया का चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल कंगे जैसी हमें दिखाई दे रही है, 8 प्लेट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। इसको अपन सी गूसबेरी या फिर समुद्री आंवला भी कह देते हैं। आगे बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। इसको जो है 2 वर्गों पे बाँटा गया है, और 2 वर्गों के जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया, टेंटिकल्स के आधार पर किया गया, स्पर्शकों के आधार पर किया गया। यानी कि एक ऐसा क्लास होगा जिसके अंदर टेंटिकल्स उपस्थित होंगे, उसको अपन टेंटिकुलेटा कहेंगे, और एक ऐसा होगा जिसके अंदर टेंटिकल्स नहीं पाए जाएंगे, उसको अपन न्यूडा कहेंगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं हम सबसे पहले टेंटिकुलेटा की, तो इसमें स्पर्शक जो है उपस्थित होते हैं, टेंटिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, इसमें पाउच नुमा संरचना में वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। टेंटिकल जो होते हैं पाउच नुमा संरचना में जो है अंदर चले जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो जो उदाहरण है इसका कौन सा है, प्लूरोब्रैंकिया, अभी हमने देख लिया था, इसको समुद्री आंवला कहते हैं, और दूसरा होता है टीनोप्लाना। ऐसे ही बात करते हैं अपन न्यूडा की। न्यूडा में जो है स्पर्शक पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, टोटली एब्सेंट होते हैं, और शरीर जैसे कैसा होता है, बिल्कुल पाउच के समान होता है, सैक लाइक बॉडी होता है, और मुख जो है वो चौड़ा पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कौन सा, विरोई, ठीक है। सामान्यतः जो है इनमें जो है दंश कोशिकाएं जो है नहीं पाई जा रही, दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती, लेकिन एक अपवाद भी है, ध्यान रखना। अपवाद है जिसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कौन सा है, यूक्लोरा, ये अपवाद है, इसमें नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इनमें कोलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहले भी हमने पढ़ लिया था, वापस आपको बता देता हूँ, इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जा रही है, कोलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि निमेटोसिस्ट के समान ही काम करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो इनमें जो है मोनोमोर्फिक होते हैं, एक रूपीय होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो उभयलिंगी होते हैं, और जो गोनाड्स बनते हैं वो अंतःजनन स्तर के बनते हैं, तथा जब इनका परिवर्धन हो रहा होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है उस समय में लार्वा बनता है, और लार्वा कौन सा होता है, सीडीपिड का लार्वा होता है। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इनका जो लार्वा है, लार्वा का नाम है सीडीपिड लार्वा, ठीक है। ये इनका लार्वा हो गया। इस तरीके से हमने जो है टीनोफोरा को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब तीनों का हम एवोल्यूटरी जो एडवांसमेंट है उसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हम संघ पोरिफेरा की बात करते हैं, सुनना। इनका संगठन कौन सा है, बिल्कुल बेसिक है, तो सबसे पहले सेलुलर लेवल का संगठन होता है। समिति की बात करते हैं तो इनमें किसी प्रकार की समिति नहीं पाई जाती, तो ये असमित होते हैं। विशेषता की बात करते हैं, इनमें कोइनोसाइट कोशिकाएं व नाल तंत्र पाया जाता है इनमें। निडेरिया की बात करते हैं, इनमें संगठन जो है सबसे पहले ऊतक स्तर आया, फर्स्ट टाइम आया, ध्यान रखना। यहाँ से पूछा जाता है कि पहली बार ऊतक स्तर कहाँ से आया, तो निडेरिया संघ से आया। समिति इनमें कौन सी पाई जा रही है, रेडियल पाई जा रही है। विशेषता क्या है यहाँ पे, तो इनकी नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती है, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ये मैंने आपको बता दिया था जब हम निडेरिया पढ़ रहे थे। तंत्रिका तंत्र की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, यानी कि प्रिमिटिव नर्व नेट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो दो चीज यहाँ से शुरू हो रही है, सबसे पहले टिश्यू लेवल स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे जो है तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हो रही है, ध्यान रखना। इसके बाद टीनोफोरा की बात करें हम, टीनोफोरा की विशेषता क्या है कि यहाँ पे गति के लिए कंकत पट्टियां यानी कि कॉम्प्लेक्स पाई जा रही है। दंश कोशिकाएं यहाँ पे नहीं पाई जा रही, शिकार के लिए क्या पाया जा रहा है, कोलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जा रही है। तो ये इनका क्या है, विकासवादी क्रम हमने देख लिया, और इस तरीके से आपका जो है हमने 3 संघ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले पॉरीफेरा देख लिया, इसके अलावा हमने सिलेंटेटा देख लिया, और लास्ट में हमने टीनोफोरा को भी कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। वीडियो यदि समझ में आ रही है, पसंद आ रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसके अलावा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। आगे भी हम वीडियो में ऐसे ही 2 या 3 फाइल हमको जो है कंप्लीट कर लेंगे, और इसकी जो पीडीएफ है आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लास्ट में आपको बता देता हूँ, बुक जो है हमारी उसकी डेमो टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाली हुई है। यदि आपको परचेस करनी है तो आप ऑफलाइन मार्केट से जाकर परचेस कर सकते हैं, नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पे बुक आपको देखने मिल जाएंगी। इसके अलावा ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से आप उसको परचेस कर सकते हैं। फिर भी आपको यदि परचेस नहीं होती है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज करेंगे मुझे, नंबर आपको पता होगा मेरा, वापस बता देता हूँ आपको मैं, 8949073931, ठीक है। यहाँ आप मैसेज करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको बुक जो है पार्सल करवा दूंगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, चाहे आप
परचेस करिए मत करिए, आप देख लिए अपने हिसाब से, डेमो देख के ही आप उसे परचेस करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को खत्म कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।